नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणं। बोलो चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। क्या बोले? ईत भीत व्यापै नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्म में निष्ठ होकर राजा भी। खूब पानी बरस जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा पड़ जाना, फ्लैग की बीमारी है, कभी कोरोना जैसी बीमारी है, ऐसी बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अचानक आपद आ जाती हैं। इसी प्रकार से कोहरा हो जाना, रेलवे एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी बहुत सी ऐसी प्रकार से मानव पर आपत्ति और पशुओं पर आपत्ति आ जाती हैं, वो ईति कहलाती हैं। टिड्डी दल का आक्रमण हो जाता, फसल चौपट हो जाती है। तो इन सब के द्वारा भी ईत भीत व्याप है। हे भगवान, हम प्रार्थना करते रहते हैं कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आ पाए, लेकिन प्रकृति कहती है कि तुम हमसे तो चाहते हो कि ऐसी आपदा नहीं आए। तुम क्या कर रहे हो मानव? क्योंकि पानी बरसता है, समय बरसता है तो ठीक रहता है। सावन में पड़ता चलते पूरा सूखा जाता है, भादो सूखा जाता है और कार में पानी बरसता रहता है। कहीं पर ऐसा होता है कि इकट्ठे एक घंटे में, एक दिन में 12 इंची 15 इंची वर्षा हो जाती है। और कहीं पर मध्य में खूब सारा पानी है, छत्तीसगढ़ में खूब पानी बरस रहा है, राजस्थान सूखा है, महाराष्ट्र सूखा है, कहीं बाढ़ आ जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वर्तमान में मनुष्यों में असंयम की बहुलता ज्यादा आ गई है। वृक्ष पानी रोकते हैं, सब जानते हैं, तो वन विभाग क्या कर रहा है? वनों की सुरक्षा नहीं कर रहा है, वनों की कटाई में सहयोग कर रहा है। जबकि वन की कटाई नहीं होना चाहिए। वन सुरक्षित रहेंगे तो प्रकृति सुरक्षित रहेगी, प्रकृति सुरक्षित रहेगा तो हरियाली सुरक्षित रहेगी। पानी समय बरसेगा तो किसान की खेती अच्छी आएगी, खेती अच्छी आएगी तो व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो व्यापारी खुश रहेगा, व्यापारी खुश रहेगा तो प्रजा राजा पर पर्याप्त टैक्स भी देगा और प्रजा राजा भी सुखी रहेगा। ये समझ लीजिए कि प्रजा और राजा की खुशहाली किससे संबंधित है? प्रजा और राजा की खुशहाली का संबंध उस किसान की हरियाली से संबंध है। यदि देश का किसान खुश रहेगा तो प्रजा खुश रहेगी, राजा खुश रहेगा। और यदि राजा खुश प्रसन्न नहीं रहेगा तो वह न्यायप्रिय रहेगा तो क्या होगा? वर्तमान में प्रजातंत्र तो है, लेकिन राजा का न्याय कैसे चल रहा है? इसलिए हाईको आचार्य ने लिखा है, क्योंकि हाईको का माहौल चल रहा है। आज भूल गए वो बात करना, याद रोज दिलाना पड़ता है, क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात तो कोई रोज भूल जाते हैं। तो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है क्या? भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। ये आचार्य महाराज जी ने हाईको सन 2016 में भोपाल चातुर्मास के समय बताया था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु चरणों में दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय हाईको चला था, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। भारत में कृषि प्रधान देश ही नहीं, वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा हमेशा। और साड़ी शब्द बता रहा है लोक मर्यादा, जिससे सुरक्षा होती है। और साड़ी शब्द बता रहा है कपड़ा अर्थात हथकरघा। तो ये भारत की मर्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे विदेशी सभ्यता के कारण से भारत ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। विदेशी लोग तो छोड़ ही रहे हैं। उसका परिणाम क्या है? अनावृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, फ्लैग हो रहा है और भी अनेक ऐसी ईति भीति आदि आ रही हैं। भीति किसे कहते हैं? डर भय को कहते हैं। तो जिसको भय कहलाता है। 7 प्रकार के ऐसे ईति होती हैं, 7 कारणों से ऐसी ईति आ जाती हैं और उनसे 7 प्रकार का भय भी होता है। ये समीकरण है,
सप्त भय प्रमुख का सम्य दृष्टि जो होता है 7 भयों से मुक्त होता है। इसलिए अपन को भय नहीं खाना है, क्योंकि हमको समय पे सब कार्य करना है। अपनी सीमा मर्यादा में रहेंगे तो हमारी खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। इस हाइको में कितना गहरा रहस्य छाप छिपा कर रखा है, आप सोचिए तो सही। ये पूरी भारत के इतिहास को बता दिया, वर्तमान आपकी परिस्थिति को बता दिया, और आगे आप कैसे होंगे ये भी बता दिया गया है। तो राजा न्यायप्रिय होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? एक कथानक आता है, दोनों महिलाएं आपस में कह रही थी ये मेरा बेटा है। माँ को जन्म, बेटे को जन्म तो एक ही माँ देगी कि 2 माँ देंगी? ये बात अलग है कि एक ने तो उसको जन्म दिया, एक ने तो उसको पाला। किसको कहेगा तू मैया कन्हैया या साथ आए ना। जन्म देने माँ तो एक ही होती है। अब 2 माँ कहने की मेरा बेटा मेरा 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 बेटा है, अब कितनी बड़ी समस्या हो गई। अब किसका बेटा कैसे करें? पहले वो डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था, क्या बोलते उसको, है ना, किससे पता चल जाता है कि इसमें कौन से अंश आ रहे हैं, कौन इसकी सही माँ कौन है। निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। राजा ने सोचा मेरे बस की बात नहीं, अब कैसे निर्णय किया जाए। एक काम करते हैं, हमारा बेटा समझदार है, क्योंकि बाप से समझदार आगे बेटा भी कई बार निकल जाता है, तो बेटा को बुलाया जाए। बेटा आया, क्या समस्या कैसी है? ऐसी समस्या है। अच्छा इतनी समस्या है, अभी हल सकता है। एक बेटा 2 माँ, अब कैसे समस्या हल होगी? सगी माँ कौन है? उस बेटे ने हल दिया कि इसकी समस्या बहुत आसान है। क्या किया जाए? बेटे को यहाँ रखो, दोनों कह रहे कि हमारा हमारा है। बंटवारा ऐसे किया जाता है, पिताजी की जमीन जायदाद होती है 10 एकड़ है, 2 बेटे का हमारी हम इसके यहाँ क्या है। पिताजी क्या कहते हैं, भैया 5 एकड़ आप ले लो, 5 एकड़ आप ले लो। कौरव पांडव में यही कहा गया था, दोनों नहीं माने तो क्या हो गया, महाभारत हो गया। तो 50-50 कर दें, काम हो जाएगा। और जैसे ही उसने कहा कैसे किया जावे, उस राजकुमार ने तलवार निकाली अपनी और उसके 2 टुकड़े करने लगे, आधा आपका आधा आपका। एक माँ खड़ी हो गई, नहीं नहीं मैं झूठ बोल रही थी, मेरी गलतियों में क्षमा कर दो, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं तो व्यर्थ में ऐसा कह रही थी, मुझको क्षमा कर दो, मेरा बेटा नहीं है, ये बेटा तो उसी का है, उसी को दे दो, उसी को दे दो, मुझको नहीं चाहिए। अच्छा क्यों नहीं चाहिए? मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला था, मेरा बेटा नहीं है, मैं तो ऐसी कह रही थी, बेटा उसी को दे दो। फिर निर्णय सुनाया गया। फिर निर्णय किसके पक्ष में आया? किसके पक्ष में आया? अरे आप लोग बड़ा अच्छा निर्णय करना जानते हैं। यदि ऐसा निर्णय घर में कर लो आप, तो घर में कलह क्यों मचेगी? ऐसा निर्णय आप समाज में कर लो, सब कुछ कर लो, एक कलह की स्थिति आएगी नहीं। ना करने की कला सीखो। हर चीज को अपना अपना कहना चाहते हो ना, ये मेरा मेरा, इसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस माँ ने कोई मेरा नहीं है, इसी में निर्णय हो गया। तो ये उस समय, क्योंकि जो उस माँ के अंदर का प्रेम था, माँ ने क्या सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास बेटा नहीं भी रहेगा, कम से कम मेरी आंखों का तारा तो जिंदा रहेगा। ये मात्र तो प्रेम कहलाता है। उसके अंदर से प्रेम करना की भावना थी कि उसने सोचा कि नहीं, मेरा बेटा जिंदा है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार से हमको सोचना चाहिए कि जैसा उस समय राजा ने, उसके राजकुमार ने, ये राजा सैनिक की कथानक है, उसका बेटा अभय कुमार है। अभय कुमार का नाम भी कैसे पड़ा आपको बाद में बता देंगे, आपका समय हो गया है। तो खेती बाड़ी भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। ऐसे राजा न्यायप्रिय होते थे, ऐसे न्याय करते थे, उससे अपनी मर्यादा में रहकर भी वह काम करते रहते थे। ऐसे हाई को पूज्य आचार्य महाराज जी के कलम से निष्णात हुए हैं, जिनका अध्ययन करने का, पढ़ने का और परीक्षा में, प्रतियोगिता में भाग देने का, लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब हमारी स्वाध्याय का एक अंग है और हमारी कर्मजरा का साधन है। हमारे परिणामों को इससे रखने का एक बहुत सशक्त है, ये साधन है, जिनको हमको अपना करके हम अपना हित व कल्याण कर सकते हैं। जिस प्रकार से उस अभय कुमार ने उस समय अपना निर्णय दे करके, उस प्रक्रिया को करके उस प्रजा के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था, जिस कारण से वह न्यायप्रियता एक कहलाती है। वर्तमान में न्यायप्रियता समाप्त होती जा रही है, क्योंकि वृक्षारोपण भी कार्यक्रम हम सब समाप्त करते जा रहे हैं, हरियाली समाप्त होती जा रही है, इसलिए इति बीज इत्यादि व्याप्त होती जा रही हैं। इसलिए निडर रहना है,
तो हमको अच्छे कार्य करना होगा और सप्त भय मुक्त अर्थात इन 7 भयों से मुक्त रहना होगा। जो इन 7 भयों से मुक्त रहता है वही न्याय कर सकता है, वही सही प्रजा का पालन कर सकता है। सभी प्रजा का सच्चा अच्छा पालन हो, पूरी प्रजा सुखी रहे, ऐसे हम सभी शांति धारा में और पूजा में और शांति पाठ में भावना भाते हैं ना। इसलिए भावना भाते कि भगवान सबका कल्याण हो। ये कल्याण करने की सबकी भावना ही हमारे लिए हितकारी है और हमारे भाव को सुख नष्ट करके मुक्त देने वाली है। भावना भवनाशिनी ऐसा कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। इशिता पटेल जो प्रतिभा स्थली में पढ़ती है, आज उसका जन्मदिन है, परंपरा है, उसे बधाइयां तालियां बजा। अनुमोदना अनुमोदना।